चलिए, आज का जो ये टॉपिक है इसकी पीडीएफ तो मैंने आप लोगों को भेज दी और आशा आपने पढ़ी भी होगी। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री का जो अपना पहला पेपर है, मध्यकालीन भारत का इतिहास 1200 ईस्वी से लेकर 1761 ईस्वी तक का इतिहास हम इस प्रश्न पत्र में पढ़ेंगे। और इसका जो दूसरा टॉपिक है वह है तुर्की आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध। देखिए, हमारा जो ये प्रश्न पत्र है ये 1200 ईस्वी से प्रारंभ होता है, परंतु इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा पीछे आना होगा, क्योंकि मोहम्मद गोरी का जो भारत पर पहला आक्रमण है वह 1175 ईस्वी में हो जाता है। तो हम 25 साल पीछे से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, वरना तारतम्यता नहीं स्थापित कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा है कि आपको मध्यकालीन भारत के लिए एक पुस्तक लानी होगी, क्योंकि ऑनलाइन की अपनी सीमाएं हैं, हम बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से यहाँ नहीं पढ़ सकते। तो आपके पास पुस्तक होगी तो आप विषय वस्तु को ज़्यादा विस्तृत ढंग से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, अपनी समझ विकसित कर पाएंगे। और आखिर में जब भी आपकी परीक्षा होगी तो जो असली जो डिसाइडिंग फैक्टर है या जो आपके परिणाम को प्रभावित करेगा वो विषय की आपकी जो समझ है वो सबसे महत्वपूर्ण होगी। चलिए, तो मोहम्मद गोरी और उसके आक्रमण के बारे में हम आज पढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी उत्तरी पश्चिमी अफगानिस्तान में स्थित गौर साम्राज्य का शासक था, यानी वर्तमान जो भारत है और उसके आगे जो पाकिस्तान है उससे भी आगे उसका साम्राज्य उस समय था। मोहम्मद गोरी की इच्छा थी कि वह उत्तरी पश्चिमी भारत और उत्तर भारत में खुद के लिए एक साम्राज्य का निर्माण कर सके, क्योंकि जहाँ उसका साम्राज्य था, गौर साम्राज्य, वहाँ की स्थितियाँ लगातार युद्धरत था। तो वो चाहता था कि वो थोड़ा आगे बढ़े और यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करे। मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर आक्रमण का मन बना लिया तो उस समय जो उत्तरी पश्चिमी सीमा थी भारत की, वहाँ 3 महत्वपूर्ण साम्राज्य थे। सिंध था, मुल्तान था और पंजाब। और इन तीनों साम्राज्यों पर ही ये जो 3 राज्य थे, यहाँ पर मुसलमान शासन कर रहे थे। इन लोगों को जो थे, इनसे तो मोहम्मद गोरी को युद्ध करना ही करना था, अपना साम्राज्य अगर वो स्थापित करने का आकांक्षी था। पर इनसे आगे, यानी वर्तमान जो आपका राजस्थान है, वर्तमान जो मध्य प्रदेश है, वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पर जो लोग शासन कर रहे थे वो वैदिक परंपरा से चले आ रहे क्षत्रिय वर्ण के लोग थे। और जैसा कि हमने पीछे पढ़ कर आए हैं कि 7वीं से 12वीं शताब्दी का जो समय है वो भारतीय इतिहास में राजपूत काल नाम से जाना जाता है। यहाँ ये लोग जो शासन कर रहे थे, इनके राजवंश तो अलग अलग थे, पर ये सामूहिक रूप से राजपूत कहे जाते थे और ये उस क्षत्रिय परंपरा का निर्वहन कर रहे थे जिसका उल्लेख हमें वेदों में प्राप्त होता है। चलिए, तो जब मोहम्मद गोरी ने अपना पहला आक्रमण किया 1175 में मुल्तान पर, तो वहाँ पर करमाती मुसलमान शासन कर रहे थे और उनको मोहम्मद गोरी जीतने में सफल रहा। इस जीत के बाद उसका हौसला बढ़ गया और उसने जो अगला महत्वपूर्ण आक्रमण किया वो 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया। पर यहाँ मोहम्मद गोरी को करारी शिकस्त प्राप्त हुई, उसको हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन वो निरुत्साहित नहीं हुआ, उसके बाद भी वो लगा रहा और उत्तरी पश्चिमी भारत में खासकर लाहौर, सियालकोट, बठिंडा, यहाँ पर उसने निरंतर आक्रमण किए और इन पर अधिकार भी कर लिया। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण मोहम्मद गोरी को जिस शासक से कड़ी टक्कर मिली वो था अजमेर का पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय के नाम से इतिहास में हम जानते हैं, राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान इस समय अजमेर का शासक था और दिल्ली पर भी उसका अधिकार था। उसके और गोरी के बीच जो संघर्ष हुआ 1191 ईस्वी में, वो तराइन के मैदान पर हुआ और इसे तराइन का पहला युद्ध कहा गया है। और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को करारी शिकस्त दी। मोहम्मद गोरी को पराजय का सामना करना पड़ा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने
उसका पीछा नहीं किया। अगर वह मोहम्मद गोरी का पीछा करता और उससे समूल नष्ट करता तो वो संभवतः आगे जो आक्रमण हुआ है उससे बच जाता। खैर, ये इतिहास की किंतु परंतु की बातें हैं, क्या होता या क्या नहीं होता वो अपनी जगह है। लेकिन ये है कि 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। इस पराजय के बाद मोहम्मद गोरी एक बार फिर से अपने उद्देश्यों में सफल होने के लिए वह एक बार फिर से भारत पर चढ़ आता है और उसका मुकाबला एक बार फिर से पृथ्वीराज चौहान से होता है। अगले वर्ष यानी 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान पर एक बार फिर से मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज की सेनाएं आपस में टकराती हैं। इतिहास में इसे तराइन का दूसरा युद्ध कहा जाता है और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। पृथ्वीराज चौहान की जो पराजय थी वो मोहम्मद गोरी के लिए भारत में उसके लिए विजय का जो दरवाज़ा था वो खोलने वाली थी। अब ऐसा कोई शासक नहीं था जो पृथ्वीराज चौहान की तरह उसे कड़ी टक्कर दे सके। ये नहीं है कि भारत के जो शासक थे, उस समय के तात्कालिक शासक थे, उन्होंने आसानी से पराजय को स्वीकार कर लिया हो, लेकिन जैसी कड़ी टक्कर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को दी थी उस तरह की कड़ी टक्कर उसे आगे किसी और शासक से नहीं मिली। तो पृथ्वीराज की ये जो हार है ये उत्तरी भारत पर मोहम्मद गोरी के अधिकार जमाने के सपने के लिए एक बहुत बड़ी सफलता सिद्ध हुई। खैर, इसके 2 साल बाद यानी 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में जो कन्नौज का शासक था जयचंद उसको पराजित किया और अब मोहम्मद गोरी का जो नियंत्रण है या फिर जो उसका अधिकार है वो बनारस तक पहुंच गया। बनारस आप लोग परिचित हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो जयचंद, जब हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो जानेंगे, पिछली साल भी हमने जब राजस्थान का इतिहास पढ़ा था तो जाना था कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के संबंध अच्छे नहीं थे और भारतीय इतिहास में जयचंद को इस चीज़ के लिए एक खलनायक के रूप में भी पेश किया जाता है कि उसने पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की थी। खैर, वो अपनी जगह है कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया था, लेकिन ये है कि ये 2 लगातार बड़ी सफलताएं यहाँ मोहम्मद गोरी को प्राप्त होती हैं। पहले वो पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित करने में सफल रहता है और उसके 2 साल बाद 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में वो कन्नौज, जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि किस तरह से पाटलिपुत्र के बाद उत्तरी भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर के रूप में कन्नौज एक अपनी विशिष्टता हासिल करता है, ये वहाँ का शासक था। गोरी की इच्छा भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापित करने की थी और बस खुद तो यहाँ नहीं ज़्यादा रहा, लेकिन उसके बाद यानी 1194 ईस्वी के बाद उसके सेनानायकों ने ग्वालियर को जीत लिया, बदायूं को जीत लिया, बुंदेलखंड को जीत लिया, बिहार, बंगाल आदि राज्यों को भी जीत लिया। यानी अब वो लोग उत्तरी भारत में ही नहीं बल्कि वहाँ से आगे बिहार और बंगाल तक फैल चुके थे। मोहम्मद गोरी अपने साम्राज्य को एक स्थायित्व दे पाता, वो यहाँ पर अपना एक स्थायी साम्राज्य स्थापित कर पाता, उससे पहले ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहा। 1206 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर एक जगह है दमियक, वहाँ पर खोकर विद्रोहियों ने जो लगातार उससे संघर्ष कर रहे थे, उनकी एक टुकड़ी ने मोहम्मद गोरी पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। और इस तरह से मोहम्मद गोरी जो उत्तरी भारत में एक स्थायी साम्राज्य का सपना लेकर चला था वह पूरा नहीं हो पाया। यद्यपि उसकी मृत्यु के बाद उसके सेना नायकों ने भारत के उत्तरी भारत पर अपना जो स्थायी साम्राज्य है वो स्थापित करने का प्रयास किया और उसमें वो लोग सफल भी रहे। उसे हम आगे पढ़ेंगे कि इस तरह पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, यद्यपि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली से अपना साम्राज्य नहीं चलाया था और वो ज़्यादा लंबे समय तक जीवित भी नहीं रहा था, लेकिन उसके बाद इल्तुतमिश और उसके बाद आने वाले अन्य सुल्तानों ने दिल्ली को
केंद्र बनाकर उत्तरी भारत में दिल्ली सल्तनत नाम से एक साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की, वो हमारा जो अगला जो बिंदु है, अगला टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन यहाँ देखिए, आपको जो सबसे महत्वपूर्ण मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण है उसमें पृथ्वीराज चौहान के साथ उसके जो संबंध हैं उसको अच्छे से तैयार करना है। अगर निबंधात्मक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के संबंधों पर पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया या पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण क्यों किया, इस पर हमें चर्चा करनी होगी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़े गए दोनों महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में बताना होगा और आखिर में हमें यह भी बताना होगा कि पृथ्वीराज चौहान की जो पराजय थी उसका उत्तरी भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ा, उसके क्या परिणाम निकले और किस तरह से दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना आगे जाकर हुई है, जिसका समय 1206 ईस्वी से माना जाता है, उसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय कितना महत्व रखती है। ये सब बातें अगर इस तरह का कोई प्रश्न हमें पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की पराजय के साथ ही उत्तरी भारत पर तुर्की आधिपत्य की स्थापना की शुरुआत हो गई थी, व्याख्या कीजिए। या इस तरह का कोई प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के संबंधों की विवेचना कीजिए, व्याख्या कीजिए, तो हमें इस बारे में जानना होगा। आप इस PDF को पढ़ेंगे, इस वीडियो को भी सुनेंगे और कोई भी आपके मन में शंका हो तो आप जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर अपने शंका का समाधान करेंगे। निरंतर पढ़िए, देखिए, हो सकता है हमें ऑनलाइन थोड़ा लंबा भी पढ़ना पड़ जाए क्योंकि कोरोना का जो इलाज है वो अभी भविष्य के गर्भ में है और एक विद्यार्थी के रूप में आप इंतज़ार नहीं कर सकते, एक शिक्षक के रूप में मैं इंतज़ार नहीं कर सकता कि कोरोना ठीक हो जाए उसके बाद ही हम पढ़ना शुरू करें। तो हम निरंतर पढ़ते रहेंगे। आप पुस्तक लाने का प्रयास करें, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है और अगर नहीं है तो आप मध्यकालीन भारत के लिए किताब जुटाइए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। आपकी किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू अपना संदेश दिए और मैं आपकी जो समस्या है उसका समाधान करूँगा। धन्यवाद।